जनता को ये कह देना कि सिलेंडर की किल्लत नहीं है, पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़े। बंगाल चुनाव तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया। बंगाल चुनाव जैसे ही खत्म हो गया, पेट्रोल और डीजल पे लगातार 70-80 पैसे से बढ़ा के न जाने कितने रुपए बढ़ गए, रोज बढ़े पैसे। तो ये देखिए सरकार की विफलता 100 रूप से है, वो पूर्ण रूप से है। उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। चुनाव तो अब यूपी का भी आने ही वाला है। अगर चुनाव को देखते हुए सरकार अगर ऐसा लेती तो चुनाव तो यूपी में भी हो। चुनाव यूपी में है, बिल्कुल है। 6 महीने बाद 7 महीने बाद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा नहीं बढ़े। अगर यूपी का चुनाव 1-1.5 साल बाद होता तो अभी और बढ़ गए होते पैसे। इस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ। मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उस विभाग के, तब इस्तीफा नहीं दिया गया। 2025 में लीक हुआ, लेकिन ये कह दिया गया कि कुछ क्वेश्चन मैच हो गए। 2026 में पेपर लीक हो गया, लेकिन कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आया उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई की 12th की ओएसएम मार्कशीट के लिए स्कैनर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? इस समय सबसे ज्यादा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरीके से जनता को हर बार चुनाव में मतलब धोखा दिया जाता है, 2014 से ही देख लीजिए किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। फिर बाद में हमारे देश के जो इस समय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा एक चुनावी जुमला था। तो इस तरीके से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर एक चुनाव में देती आई है और देती रहे। आपको बात बताऊं, मैंने 17 का चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ वोट इतना जोड़ा था, 54,000 करीब से ज्यादा वोट पड़ा था। तो उन सब लोगों की भावनाएं भी तो मेरे से जुड़ी थी। 54,000 लोग बहुत होते हैं। 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन 99,500, आपने भी बताया था आंकड़ा, 99,000 लोग अगर मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीद हो। अगर मैं इतने लोगों के साथ मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है तो मैं डिप्रेशन में कभी नहीं आया। मैंने संघर्ष करा है, मेहनत करी है, मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आदेश पार्टी का होगा, जो भी आदेश माननीय अखिलेश जी का होगा, वो पूर्ण रूप से स्वीकार है। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जगह जगह प्रत्याशी भी अब आपको जगह जगह घूमते हुए नजर आएंगे। अभी मैं जहां खड़ा हूं यह जगह है आंवला, जहां पर हर बार सपा और भाजपा के बीच तगड़ा मुकाबला होता है और बहुत ज़्यादा ये हॉट सीट मानी जाती है। आज मैं रामनगर में खड़ा हूँ और यहाँ पर बिद्री और आंवला से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अगम मौर्य आए हुए हैं। आइए चलते हैं, आज उनसे करेंगे चुनाव पर चर्चा। अभी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, अंकित जी। जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है 2027 में, जिसको लेकर पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। तो सर, कैसी तैयारी चल रही है आंवला के अंदर? देखिए, मैंने 2017 का भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब मैंने बीएसपी से जो चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और तभी से मैं समाजवादी पार्टी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो हम लोग क्षेत्र में हर बूथ पे, हर गांव, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब उन्होंने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या क्या योजनाएं थी, उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आप और तमाम जो पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं सभी प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं। आंवला की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला होता है बहुत टक्कर का होता है और हर चीज़ का अंतर बहुत कम रह जाता है। तो समाजवादी पार्टी का जो अब तक हार जीत का जो अंतर रहा है कि आपकी बार पार्टी वो काम कर पाएगी जिससे कि 33 साल बाद आंवला में सपा जीत पाए? जी बिल्कुल, इस बार जो परिवर्तन की हवा पूरे आंवला के हर एक गांव में चल रही है, हर एक क्षेत्र में, हर एक घर घर तक पहुंची हुई है, तो मैं मानता हूं कि हर हालत में इस बार विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। आपने आंवला से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है और बितरी से भी। अब की बार हर बार कुछ ना कुछ चुनाव में बदल जाता है, अब की बार आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आंवला के अंदर क्या बदल रहा है? देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है और आंवला में जो बदलाव काफ़ी समय से नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देहात तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। आंवला में काफ़ी टाइम से मंत्री जी बने हुए हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे, इस बार भी कैबिनेट मंत्री हैं, इससे पहले भी वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जो हमारे देहात में गांव के जो तीसरे बंदे तक भी वो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हुई हैं
और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर एक छोटी सी बात करूं तो ना हमारा कोई भी सरकारी अस्पताल जो हमारा पीएचसी है, सीएचसी है, वो हमारे सब के सब 70 से 80% बंद पड़े हैं। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो आदमी को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो 9 साल की अपनी उपलब्धियां जगह जगह गिना रही है। आपकी उनकी उपलब्धियों किस प्रकार देख रहे हैं, कितनी वो सच हैं आपके नज़रिए से, कितनी झूठ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां इस समय सबसे ज़्यादा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरीके से जनता को हर बार चुनाव में मतलब धोखा दिया जाता है, 2014 से ही देख लीजिए किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। फिर बाद में हमारे देश के जो इस समय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा एक चुनावी जुमला था। तो इस तरीके से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर एक चुनाव में देती आई है और देती रहेगी। एक तरफ ये देखने में आता है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पीडीएफ फार्मूला जो है कहीं ना कहीं हिट हुआ। विधानसभा चुनाव में भी क्या पीडीएफ फार्मूले के तहत ही समाजवादी पार्टी टिकट का वितरण करेगी? देखिए, पीडीए फॉर्मूला पे समाजवादी पार्टी की सोच पूरी तरीके से चल रही है और पीडीए में सभी लोग आते हैं। पीडीए में हर एक वो व्यक्ति आता है जो पूरी तरीके से पीड़ित है, इस सरकार से पीड़ित है, वो सभी पीडीए में के हिस्सा है। तो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी अपना रही है और पीडीए का फॉर्मूला टिकटों पे नहीं, संगठन में भी चल रहा है और पीडीए के फॉर्मूले से हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पीडीए के फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ेगी। सर, जैसा कि अब बहुत से युवा साथी हमारे जो आपको देख रहे हैं, आज के समय में देखने में आ रहा है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और आपने भी जीवन में बहुत सा संघर्ष किया। पहले आप ब्लॉक प्रमुख रहे, उसके बाद लगातार अप डाउन आपने अपने जीवन में देखे हैं। तो अगर ऐसा किसी के जीवन में कुछ आता है तो उस समय वो ऐसा क्या करे जिससे कि उस समय जो डिप्रेशन झेल रहा है उससे आगे बढ़ सके? ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है निकेत भाई, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन युवाओं को होता जा रहा है, तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, आपके अगर सामने ऐसी परिस्थिति बन रही है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ये बात सही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और संघर्ष करना ही जीवन है। आपको संघर्ष करते ही रहना है। आप लक्ष्य भी प्राप्ति कर लेंगे तो भी आपको संघर्ष करना है। लेकिन जब आप ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी आपको मन की स्थिति ऐसी कभी डिप्रेशन वाली आती है, तो मेरा एक अपने साथियों से, युवा भाइयों से एक ये सुझाव है कि आपके जो भी आपके सबसे क्लोज आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ रखिए और हमेशा अच्छे की सोचिए, क्योंकि हर वक्त एक ढल जाता है। बुरा वक्त है लेकिन वो ढल जाएगा, तो वो भी आपका भी ढल जाएगा। तो यही इस सोच के साथ आगे बढ़िए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये बात जरूर है कि सफल होने में समय लग सकता है, लेकिन जरूर सफल होंगे। आपके जीवन में वो ऐसा कौन सा समय है जिस समय आपको लगा कि अब जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार, या फिर आपको कुछ लगा हो ऐसा कि ये जो पल है जल्दी गुजर जाए? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, डिप्रेशन का कभी हमारे सामने सवाल आया ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो हर समय मुझे मेरे परिवार ने ताकत दी, मेरे आस पड़ोस रहने वाले सभी साथी हैं, इन सब लोगों ने ताकत दी। दूसरी बात, क्षेत्र ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जैसे मैं आपको बात बताऊं, मैंने 17 का चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ वोट इतना जोड़ा था, 54,000 करीब से ज़्यादा वोट पड़ा था, तो उन सब लोगों की भावनाएं भी तो मेरे से जुड़ी थी। 54,000 लोग बहुत होते हैं। 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन 99,500, आपने भी बताया था आंकड़ा, 99,000 लोग अगर मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीद हो। अगर मैं इतने लोगों के साथ मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है, तो मैं डिप्रेशन में कभी नहीं आया। और सबसे बड़ा भाई, मैंने जो मूल मंत्र बताया है वही है, मैं भी खुद पे भी मानता हूँ, हर वक्त ढल जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, लेकिन अपने को आप उस परिस्थिति में रखना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए कि हाँ, आगे चल के हमें जरूर इस परिस्थिति से निकलना है, आप जरूर सफल होंगे। जैसा कि मैं तो लगभग आंवला विधानसभा के ज़्यादातर गाँव में घूमा, बहुत से लोगों ने आपके नाम को लेकर सहमति भी जताई, कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 17 में भी और 22 में भी। लोग मानते हैं कि 27 में भी आप ही सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने आपके घर आए उस समय बोल भी दिया कि आप तैयारी करो, टिकट आप ही का होगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो भी आशीर्वाद होगा, जो भी उनका निर्देश होगा, वो पालन किया जाएगा। हाँ, मैंने संघर्ष करा है, हाँ, मैंने
चुनाव में जनता के बीच रहा हूँ, 17 में भी, 22 में भी। 22 में अंत समय में मुझे बिथरी भेज दिया गया, मैंने वो भी निर्देश पूरी तरीके से स्वीकार किया और आने वाले 27 के चुनाव में मैंने संघर्ष करा है, मेहनत करी है, मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आदेश पार्टी का होगा, जो भी आदेश माननीय अखिलेश जी का होगा, वो पूर्ण रूप से स्वीकार है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरता है तो उसकी एक योजना होती है कि मैं क्षेत्र में ये कार्य करूंगा, जनता के बीच ही सुविधा पहुंचाऊंगा। अगर आप मान के चलते हैं आपको 27 में जनता आंवला की आपको विधायक बनाती है, तो आप ऐसा कौन कौन से काम करेंगे जिससे कि सीधी सीधी जनता को लाभ हो? देखिए, सीधी बात बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ अभी पूरी तरीके से लाइट नहीं आ पाई है, वो बेचारे सोलर की व्यवस्था कर अपने यहाँ कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जो कहा कि सरकारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC PSC, जो प्राइमरी वाले भी जो हमारे छोटे स्तर पे हैं, वो बहुत उनकी जो बंद पड़े हैं, जो खस्ता हाल है, उनको सबसे पहले सुचारू रूप से चालू कराना और ये सुनिश्चित करना कि हर एक PSC और CHC पे पूर्णतः रूप से मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के साथ बैठे। दूसरा, जो आज सबसे बड़े समय में जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो है, हम लोग उस पर काफ़ी लोग बात नहीं करते, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था हमको इस पर बात करनी चाहिए। आज बहुत से विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये सरकार की भी योजना थी कि सरकारी विद्यालय बहुत रूप से बंद हो रहे हैं, कई विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। अब आप सोचिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ती जा रही है, अगर गांव में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल भी है तो उसकी 500 से 1000 रुपये फीस एक बच्चे से ली जा रही है। वहीं अगर उस प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है और वहीं अगर उस गांव का सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा, तो जिन माँ बाप पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इस पे भी हमको काम करना है और ये सरकार आती है तो सबसे पहले ये मर्जर को निरस्त करा के हर गांव के विद्यालयों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाओं से लैस कराना, यही सबसे पूर्ण हमारा। एक तरफ जैसा देख रहे हैं कि आज महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर पे पैसे बढ़े, डीजल पेट्रोल पे पैसे बढ़े, तो आप इसको सरकार की विफलता मानते हैं या फिर जो हालात बने हुए हैं पूरे देश और दुनिया में उसको मानते हैं? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए विफलता की जिम्मेदार बिल्कुल है और जिम्मेदार लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो आज जो हालात बने हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसकी सूचना हमको पहले से थी। उसकी जब जो युद्ध हो रहा था, तो जब युद्ध हुआ है तो हमको इसको उसी समय समझ जाना चाहिए था, हमको उसको अपने रूप से पहले से ही कर देना चाहिए था। लेकिन अगर जनता को ये कह देना कि सिलेंडर की किल्लत नहीं है, पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़े, बंगाल चुनाव तक 1 रुपये नहीं बढ़ाया गया, बंगाल चुनाव जैसे ही खत्म हो गया पेट्रोल और डीजल पे लगातार 70-80 पैसे से बढ़ा के न जाने कितने रुपए बढ़ गए, रोज बढ़े पैसे। तो ये देखिए, सरकार की विफलता 100 रूप से है, वो पूर्ण रूप से है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। चुनाव तो अब यूपी का भी आने ही वाला है, अगर चुनाव को देखते हुए सरकार अगर ऐसा लेती तो चुनाव तो यूपी में भी है। चुनाव यूपी में है, बिल्कुल है, 6 महीने बाद 7 महीने बाद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर यूपी का चुनाव 1-1.5 साल बाद होता तो अभी और बढ़ गए होते पैसे। वो तो यूपी के चुनाव को देख के ही अभी कम हाथ रोके हुए हैं। अगर यूपी का चुनाव नजदीक और होता तो बिल्कुल पैसे नहीं बढ़ते, और अगर 1-1.5 साल बाद होगा तो अभी फिर बढ़ जाएंगे पैसे। बिहार चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि जो मतलब सत्ताधारी पार्टी है, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले, वो इसलिए डाले कि उनको वोट मिल जाए। आपको लगता है कि यूपी में भी महिलाओं को ऐसा कुछ सरकार तोहफा देगी चुनाव के समय? देखिए, वो सरकार की बात है, लेकिन मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से ये अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव के समय में कोई अगर एक पार्टी इतने रुपए आपके खाते में डाल दे तो उससे आपके 5 साल नहीं गुजर सकते। क्या बिहार की उन महिलाओं से पूछो जिनके खाते में 10,000 रुपये आप जो बता रहे हो गए, क्या उन 10,000 से वो पूरे 5 साल काट सकती है? उसके बाद से उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि ऐसी सरकार, उन्होंने नीतीश जी के नाम पे सरकार चुनी, लेकिन फिर नीतीश जी को बीच में हटा के अब दूसरे कोई नेता वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सब चुनाव के समय पे रेवड़ियाँ बांटने का जो काम कहते हैं ना, और हमारी कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चुनावी रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन खुले रूप से उल्लंघन होता है आचार संहिता का। और इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर इस आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो भारतीय जनता पार्टी। चलते चलते एक आखिरी बात, क्योंकि आप बितरी और आंवला के अंदर एक बड़े नेता माने जाते हैं और मौर्य समाज जो है कहीं ना कहीं आपसे पूर्णतः जुड़ा हुआ भी है, तो आप आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबको
यही संदेश देना चाहता हूँ खास करके अपने युवा भाइयों को कि अच्छा और बुरा सोचने की क्षमता हम ही लोगों में है, अच्छा बुरा चुनने की भी क्षमता हम लोगों में है। और अगर हम आज अपना अच्छा बुरा नहीं समझेंगे तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक हो जाएगा। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ 2024 में लीक हुआ, वही मंत्री थे, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उस विभाग के, तब इस्तीफा नहीं दिया गया। 2025 में लीक हुआ लेकिन ये कह दिया गया कि कुछ क्वेश्चन मैच हो गए, 2026 में पेपर लीक हो गया। लेकिन कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आया उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई की 12th की ओएसएम मार्कशीट के लिए स्कैनर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? तो मैं अपने युवा भाइयों को कहना चाहूँगा कि इन सभी बातों को सोचते हुए, अपने भविष्य को, नौकरियों को सोचते हुए, आपको अपना अच्छा और बुरा चुनने की ताकत है आप में। आप वोटर हैं, आप देश की, प्रदेश की सरकारें अच्छी चुनेंगे तभी आपका भविष्य अच्छा होगा। यही मेरा संदेश है। साथी तो अभी हमारे साथ हैं आंवला व भितरी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं समाजवादी पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य जी। आप इन्हें कैसा नेता मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। क्या अगम मौर्य जी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए? इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।